हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा चलिए, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये इकोलॉजी के टॉपिक में एक फैक्टर की हम लोगों ने बात की थी कि मेजर एबायोटिक फैक्टर, और मेजर एबायोटिक फैक्टर में हम लोगों ने टेम्परेचर को सबसे पहले लिया था और देखे थे कि टेम्परेचर कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एबायोटिक फैक्टर के रूप में। डैट मीन्स कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होते हैं, डाउन होता है, या फिर जैसे जैसे हम लोग ये प्लेन एरिया से हिल स्टेशन या माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। टेम्परेचर सीजन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंजेस लाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिज्म के ऊपर में, कैसे वो एक मेजर एबायोटिक फैक्टर के रूप में काम करता है, ये चीज पूरा हम लोगों ने कल डिस्क्राइब किया था, जिसके बेसिस पर अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को देखे थे। ओके, उसी तरह अब टेम्परेचर के बेसिस पर कुछ साइंटिस्ट ने कुछ रूल दिए। ओके, जैसे एलन रूल हुआ, जॉर्डन रूल हुआ, रेंच रूल हुआ। ये रूल क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सम साइंटिस्ट रूल या कुछ ऐसे नाम है जो उनके हिसाब से रूल हैं। जैसे आप देखो एलन रूल क्या कहता है हमारा कि जो कोल्डर एरिया के जो एनिमल्स हैं उनका ईयर का पिन्ना यानी ईयर टेल स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू हॉटर एरिया। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ईयर का साइज बड़ा होगा वो सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिससे टेम्परेचर बॉडी का क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए उनका साइज छोटा। एनवायरमेंट के कांटेक्ट में जितना ज्यादा बड़ा एयर होगा तो टेम्परेचर को स्लो डाउन करेगा। जैसे कल एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने देखा था स्पाइन्स के बारे में, कैक्टस के स्पाइन्स के बारे में। तो कैक्टस में लीफ कम होते हैं। क्यों? क्योंकि लीफ जितना कम होगा वाटर लॉस एंड ट्रांसपायरेशन उतना कम होगा। इसी तरह ईयर का पिन्ना या टेल या स्प्राउट, ये सब जो पार्ट होते हैं, स्काउटिंग पार्ट, ये सब बॉडी के पार्ट जितने छोटे होंगे टेम्परेचर बॉडी का उतना मेंटेन रहेगा। तो ऐसे ऐसे चीजों के लिए कुछ साइंटिस्ट का जो है वो है रूल दिया हुआ है, जिसे हम लोग आज कवर करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये आपका कुछ साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट रूल के बारे में। ओके, तो पहला है ग्लॉगर रूल। चलिए लिखते हैं हम लोग ग्लॉगर रूल। ग्लॉगर रूल, ठीक है। ग्लॉगर रूल क्या कहता है? तो इन वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी कि जैसे इंक्लूडिंग ह्यूमंस के लिए भी है कि पिगमेंटेशन वेरी करता है। देखो यूरोपियन कंट्री के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ज्यादा फेयरनेस उसमें ज्यादा यानी गोरापन ज्यादा होता है, और एशियाटिक कंटिनेंट के जो ह्यूमन बींग्स है वो थोड़े सांवले दिखाई देते हैं। वेस्ट इंडीज वाले बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। क्यों? ड्यू टू द पिगमेंटेशन। तो टेम्परेचर की वजह से बॉडी का पिगमेंटेशन वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर रोल प्ले किया, तो उसी के लिए जो है वह एक ग्लॉगर रूल। तो ये क्या रूल कहता है? इन वार्म ब्लडेड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन in warm blooded animal included human pigmentation is little in colder area, yellow brown to red in yellow brown to red in arid area and black in humid hot area, and black in humid hot एरिया। चेन्नई के आदमी को और हिमाचल के आदमी को कंपेयर करो, सीधा सीधा आपको एग्जांपल मिल जाएगा, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। एक ही कंट्री के हम लोग, चेन्नई वाले भी और हिमाचल वाले भी, वी ऑल आर इंडियन। बट यहाँ पर देखो दोनों के बॉडी के पिगमेंटेशन में चेंजेस देखने को मिल जाएगा।
तो ये कहता है हमारा कौन, ग्लोबर रूल। फिर आइए बर्जमैन्स रूल क्या कहता है सेकंड में। बर्जमैन्स रूल, बर्जमैन्स रूल की बात करते हैं तो वार्म ब्लडेड एनिमल ऑफ, वार्म ब्लडेड animals of colder area are colder area are larger size as compared to those of warmer area, ओके। तो क्या कह रहा है ये बर्जमैन्स रूल, वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑफ कोल्डर एरिया आर लार्जर साइज एज कंपेयर टू दोज ऑफ वार्मर एरिया, ठीक है। फिर थर्ड में आइए, थर्ड में है हमारा एलन रूल। एलन रूल क्या कहता है, here snow lake tale of colder area are shorter than warmer रीजन, ओके। तो फिर है फोर्थ में आइए जॉर्डन्स रूल। तो यहाँ पर ये हम लोग एलन रूल के बारे में पहले ही हमने आपको डिस्कस करके बताया कि जिसमें जो भी कोल्डर एरिया के होते हैं उनका ईयर या टेल जो होगा या लेग जो होंगे वो शॉर्टर होंगे, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जबकि यहाँ पर अब आइए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जॉर्डन रूल, ठीक है। जॉर्डन रूल क्या कहता है, तो फिश ऑफ कोल्डर वाटर tend to have more vertebrae ओके। अब आइए देखते हैं हम लोग, तो टेम्परेचर एक फैक्टर तो है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग देखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, की अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर किस किस चीज पे इफेक्ट कर सकता है, तो वह है जैसे ग्रोथ, टेम्परेचर का ग्रोथ पे भी इफेक्ट होता है। एग्जांपल के रूप में इसके लिए हम लोग देख सकते हैं, तो वह है ऑस्ट्रेसिया वर्जीनिया, ऑस्ट्रेसिया वर्जीनिया में 1.5 मिलीमीटर लेंथ एट 10 डिग्री सेल्सियस, और जबकि 1.3 मिलीमीटर लेंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे 1.3 मिलीमीटर और 10 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ इसका बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर की वजह से इसके लेंथ जो है, बॉडी का ग्रोथ जो है वो डिसाइड हो रहा है, यानी टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है उसके ग्रोथ के लिए। तो यह एक फैक्टर के रूप में है। तो चलिए एक देख लिए,
उसी तरह आपको कल भी बताया था, जैसे मेटाबॉलिज्म पे ठंडी के टाइम पे भूख ज्यादा लगती है, गर्मी के टाइम पे भूख कम लगता है, तो यहाँ पर हो गया। फिर रिप्रोडक्शन में उसमें भी रोल प्ले करता है, कैसे करता है वो नहीं बता सकते हैं। फिर आइए नेक्स्ट 4 सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में जैसे डैफ्निया प्रोड्यूस ओनली फीमेल। डाफनिया एक ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक फीमेल को प्रोड्यूस करती है। कब? जब नॉर्मल टेम्परेचर। प्रोड्यूस ओनली फीमेल एट नॉर्मल टेम्परेचर, जबकि मेल एंड फीमेल एट हायर टेम्परेचर पे। तो ये एक हो गई बात। फिर यानी सेक्स रेशियो में भी इफेक्ट डाल रहा है। फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में तो आइस फिश जो है वो कोल्ड वाटर में है, कोरल्स इन वार्म वाटर। आइस फिश इन कोल्ड वाटर एंड कोरल इन वार्म वाटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेज आया। तो जहां पे आइस फिश जो है वो कोल्ड वाटर में है, कोरल्स इन वार्म वाटर। तो इस तरह से जो है वो चेंजेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा ये चीज देख लिया, ठीक है। अब ये टेम्परेचर के बाद में नेक्स्ट जो फैक्टर है वह है हमारा वाटर। टेम्परेचर के बाद में नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा? तो वह होगा वाटर। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट जो है, यानी कि जो दूसरा फैक्टर है वह है वाटर की हम लोग बात करते हैं। तो जैसे वाटर जो है वह भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले, एक फैक्टर, मेजर फैक्टर के रूप में, क्योंकि वाटर से हम लोग सभी लोग क्या हैं, सलाइन वाटर होता है, फ्रेश वाटर यानी नॉर्मल वाटर होता है। सैलिनिटी के बेसिस पर भी एनिमल ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूरी हैलाइन करते हैं उसको। अभी हम लोग आएंगे टॉपिक में तो देखेंगे हम लोग। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये एक फैक्टर यानी सेकेंड फैक्टर हमारा क्या हुआ, वाटर हुआ। तो सेकेंड फैक्टर वाटर के बारे में, तो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, अनदर मोस्ट important factor including the life of organism, including the life of organism, life originated in water through life originated in water through process of evolution, water through evolution of through process of evolution, through process of evolution, and is unsustainable without water, and it is unsustainable without वाटर। तो लाइफ हम लोग सभी जानते हैं, इवोल्यूशन आपका होगा।
तो लाइफ जो है वो वाटर से ही ओरिजिनेट हुआ है। सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो आपको आएगा बैक्टीरिया, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में कौन आता है? बैक्टीरिया आता है। और बैक्टीरिया में धीरे धीरे चेंजेज आते गया बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटिस्टा। तो और यूकारियोटिक का अगर इवोल्यूशन देखा जाए तो कहाँ से? तो प्रोटिस्टा से है, क्योंकि फर्स्ट यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक सेल इज द प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा हुआ यानी यूकारियोटिक सेल आया, यूकारियोटिक सेल से फिर धीरे धीरे एनिमल में इतने सारे जो है एम्फीबियंस आए, तो कौन कौन मैमल्स आ गए, ये सब बढ़ते चला गया। तो लाइफ ओरिजिनेटेड, और ये सारा चीज लाइफ सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ है? तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर थ्रू प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड इट इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। अगर वाटर नहीं होता तो ये सस्टेन नहीं कर सकता था। कहते हैं कि अर्थ पे कितना 71% जो है वो वाटर है। इट इज 71% ऑफ अर्थ सरफेस का कितना 71%। अर्थ सरफेस एट ओशियन, लेक, रिवर्स, आइस कैप एंड ग्लेशियर, आइस कैप एंड ग्लेशियर्स। तो आप वाटर किस किस फॉर्म में? या तो ओशियन में होगा, लेक में होगा, रिवर, आइस कैप एंड ग्लेशियर्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो ग्लेशियर्स के फॉर्म में आइस इस तरह से है 71%। अब कहते हैं इट्स अवेलेबिलिटी इज so limited in desert organism desert animal, so in desert organism have many adaptation with respect to water conservation in their body, quality of water का मतलब उसमें सैलिनिटी कितनी है, यानी पार्ट पर थाउजेंड की 1000 में कितना पार्ट कोई मिनरल्स हैं, तो उसको कहते हैं सैलिनिटी। तो क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब यानी वाटर का पीएच, ओके, और वाटर का पीएच हो गया, साथ ही साथ केमिकल कंपोजिशन हो गया, टेम्परेचर, पीएच, टेम्परेचर। देखिए सबसे ज्यादा अगर सैलिनिटी की बात करेंगे तो हाइपर लैगून्स जो होते हैं वहां पर, यानी कि सैलिनिटी, चलिए वो भी एक लिख देता हूं मैं, एक तरफ वाटर और दूसरी तरफ सैलिनिटी का मतलब पार्ट पर थाउजेंड। तो वाटर, इनलैंड वाटर का कितना होगा? इनलैंड वाटर जो लोग पीने का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो लेस देन 5 सैलिनिटी कितना होगा? लेस देन 5। जबकि सी वाटर में 30 से 35 होते हैं, ठीक है, कितना 30 to 35। एंड लैगून्स में तो हाइपरसैलाइन
लैगून अबव 100, उसका कितना हो जाएगा, तो अबव 100 तक चला जाता है। तो इस तरह से सैलिनिटी जो है वो वैरी करता है, और हम लोग सबसे ज्यादा इस इनलैंड यानी फ्रेश वाटर को पीने का काम करते हैं, तो उसकी सैलिनिटी जो है वो अप्रॉक्स 5 से कम रहती है। और ये इनलैंड वाटर ही यानी जो भूमिगत जल जो पीते हैं हम लोग, इसी का यूज करते हैं। जो रिवर के रूप में या जो बोरिंग करते हैं, तो बोरिंग करने के बाद जो पानी आपको मिलता है वो फ्रेश वाटर ही है, तो उसकी सैलिनिटी जो है वो लगभग बिलो 5 होती है। और इसीलिए जब सैलिनिटी बढ़ने लगी, मिनरल्स और ज्यादा बढ़ने लगे, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ मशीन का कंसेप्ट बढ़ते चला गया। आज हर घर में आरओ मिलता है, पहले नहीं मिलता था। ओके, अब देखिए कि इसके बेसिस पर, ये सैलिनिटी के बेसिस पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिले हम लोगों को। एक होता है यूरी हैलाइन ऑन द बेसिस ऑफ salinity, organisms are two types। कौन कौन है, तो एक है यूरी हैलाइन और दूसरा होता है बेटा यूरी हैलाइन एंड अस्टेनोहैलाइन। यूरी हैलाइन, एक है यूरी हैलाइन एंड सेकेंड अस्टेनोहैलाइन। यूरी हैलाइन जो ज्यादा सैलिनिटी एरिया में भी अपने आप को सर्वाइवल बनाए रखता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग यूरी हैलाइन। तो ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट tolerate a wide range of salinity, a wide range of salinity, tolerate a wide range of salinity। एग्जाम्पल में सैल्मन्स एंड सेकेंड अस्टेनोहैलाइन। ये एनिमल ज्यादा वाइड रेंज ऑफ यानी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी के लिए। ऑर्गेनिजम्स restricted to narrow range of salinity, narrow range of salinity। एग्जाम्पल में जैसे देख लो आप, शार्क ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, and lack of adaptation many freshwater animal cannot live for long in sea water or vice versa। तो लैक ऑफ एडेप्टेशन कहने का मतलब वी कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग टाइम इन सी वाटर, या जो भी फ्रेश वाटर के एनिमल को अगर सी वाटर में डाल दो या सी वाटर के एनिमल को फ्रेश वाटर में डाल दो, तो दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि वो अपने बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को उतना ज्यादा रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप कोई भी देख सकते हो, जैसे रेहू कतला फिश, वो फ्रेश वाटर के हैं, अगर उसको आपने किसमें सी वाटर में डाल दिया तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं।
या फिर यही वजह है कि ज़्यादातर जो समुद्री मछली होती हैं वो हमें मरे हुए फॉर्म में बिकती हैं। मार्केट में जाओ आप, जिंदा मछली अगर खोजना चाहोगे तो आपको फ्रेश वाटर की मछली जिंदा बिकते हुए मिल जाएगी, लेकिन सी वाटर की नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी सैलिनिटी एरिया जैसे ही चेंज होती है वो तुरंत डाई कर जाते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे एनिमल फ्रेश वाटर वाले सी वाटर में नहीं सर्वाइव करेंगे, सी वाटर वाले फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से यानी कि वाटर जो है वो एक फैक्टर के रूप में हमारा कंप्लीट है। इस तरह से इसमें दो चीज आपको याद रखना है, यूरी हैलाइन एंड अस्टेनो हैलाइन। यूरी हैलाइन का मतलब आप क्लियर याद रखिए कि जो एनिमल वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी के रेंज को टॉलरेट कर सकता है, और अस्टेनो हैलाइन का मतलब कि जो रेस्ट्रिक्टेड है नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी के चेंजेस को टॉलरेट करने के लिए, यानी कि उसकी सैलिनिटी जैसे ही थोड़ा सा चेंज होगी उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और जो एनिमल लार्ज चेंजेस ऑफ सैलिनिटी में भी सर्वाइवल अपना बनाए रखेगा तो वो होगा यूरी हैलाइन। एग्जांपल है सैल्मन, और दूसरे का एग्जांपल है शार्क। एग्जांपल भी आपको यहाँ दे दिया है। तो इस तरह से वाटर जो है वो सेकेंड फैक्टर के रूप में जो था वो कंप्लीट। अब आइए थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है तो वो है बेटा लाइट। थर्ड फैक्टर इज लाइट। लाइट के बाद में लास्ट फैक्टर क्या होगा? सॉइल। ओके, तो चलिए पहले अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, तो वो है लाइट के बारे में। लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले तो ये समझ लो, लाइट की अगर बात हो रही है इसका मतलब सन से है। इस अर्थ पे अल्टीमेट जितने भी तरह के एनर्जी है उस सारे एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स सिर्फ एक है, वह है सन। और इसी वजह से बहुत सारे रिलीजन में सन को एज ए गॉड के रूप में क्या किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। फैक्टर यही है। जितने भी कैलेंडर्स मैक्सिमम अलग अलग रिलीजन है, कोई लूनार के सिस्टम से चलता है, कोई सोलार सिस्टम से चलता है, कोई लूनार और सोलार मिला करके बनता है। तो मैक्सिमम जो कैलेंडर्स होते हैं इन्हीं की बेसिस पर चलते हैं। अब आप देखो कि किसी भी तरह का बिना सन का कोई ये नहीं हो सकता, एनर्जी नहीं है, यानी अर्थ खत्म, और अर्थ पे सर्वाइवल मुश्किल है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बच सकता है। क्यों भाई? जितने भी तरह के हम कह रहे हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन, हर जगह मिलेगा आपको। तो पहले लाइट का रिलेशन किससे है? तो सन से है, और सन ही हमारा एकमात्र सोर्स है लाइट का इस अर्थ पे। नाइट के टाइम पे ये ट्यूबलाइट ये वगैरह सारी चीजें चलती हैं, यही एनर्जी ही है, ये इसमें भी लाइट देती है। लेकिन इस लाइट से कंप्लीट सर्वाइवल होना मुश्किल है। चलिए तो देखते हैं लाइट को। तो देखो, लाइट इज विजुअल पार्ट ऑफ, लाइट क्या है? लाइट इज विजुअल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, लाइट इज विजुअल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसका रेंज 390 नैनोमीटर से कितना 760 नैनोमीटर तक होता है। अब आपको फोटोसिंथेसिस में भी मैंने लिखाया था पार के बारे में, PAR यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्या है? फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितना है? तो 400 टू 700 नैनोमीटर के रेंज को हम लोग क्या कहते हैं? पार कहते हैं। ये चूंकि बताया हुआ है आपको, बस थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा से ये पॉइंट आपको एक बार याद रखना है। ओके, अब आइए चलिए, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन देख लिया आपने। देखो, अब रेडिएशन बिलो विजुअल लाइट आर यूवी रेडिएशन। विजुअल लाइट से नीचे वाले लाइट को क्या कहते हैं? यूवी रेडिएशन। रेडिएशन बिलो विजुअल लाइट आर UV radiation and above are, और
विजुअल लाइट से जो अबव लाइट है, ठीक है, तो विजुअल अबव आर इंफ्रारेड और हीट वेव, आर इंफ्रारेड और हीट वेव, उसी को हीट वेव भी कह सकते हैं। ऐसे सबसे ज्यादा पॉपुलरली नोन जो है वो इंफ्रारेड रे होता है। ओके, अब इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट। लाइट का प्लांट में क्या इंपॉर्टेंस है वो देखिए। द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट, तो वो है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, डिपेंडिंग अपॉन requirement of light intensity. Plants are of two types. Plants are of two types, ठीक है। तो एक होता है हेलियोफाइट, दूसरा होता है सोसियोफाइट। हेलियोफाइट्स एंड सोसियोफाइट, फाइट वर्ड जहां पे लगा है दैट मींस की फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट से रिलेशन है, क्योंकि वहां पे लाइट आता है, ठीक है। तो हेलियोफाइट्स का मतलब जो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में जो प्लांट सरवाइव करते हैं, यानी जिस प्लांट को हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जरूरत होती है। एंड सोसियोफाइट जो प्लांट लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि ये शेडेड प्लांट होते हैं, यानी शेड वाले एरिया में जहां पे छाया होती है, जहां पे डायरेक्ट लाइट की हाई इंटेंसिटी नहीं आती है, वैसे जगह पे जो प्लांट ग्रोथ करते हैं तो उसको सोसियोफाइट, और जो डायरेक्ट सनलाइट के हाई इंटेंसिटी लाइट में सर्वाइवल करते हैं उसको कहते हैं हम लोग हेलियोफाइट्स। ओके, तो फर्स्ट में टू टाइप्स यहाँ पर, तो एक कौन सा है हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स का मतलब क्या बताया, तो डिपेंडिंग अपॉन ये रिक्वायर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रिक्वायर्ड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एंड सोसियोफाइट्स, सोसियोफाइट्स में रिक्वायर्ड लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, required low intensity of light, okay, low intensity of light and grow in shade area। तो यानी ये कहाँ करेंगे, and grow in shade area, जो शेड एरिया में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट, many species of small plants, यानी कि स्मॉल प्लांट्स जैसे हर्ब एंड श्रब, herbs and shrubs growing in forest are adapted to low light condition, low light condition because they are constantly over
they are constantly overshadowed by tall plant तो क्या कह रहे हैं कि मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट, जैसे आप देख लो कुछ ट्रिडोफाइट भी हो सकते हैं, ब्रायोफाइट भी हो सकते हैं जो किसी एस्टोनिया ये सब के किनारे मिलते हैं, या बहुत सारे हर्ब एंड श्रब होते हैं जो बड़े जंगल घने जंगल होते हैं, उस बड़े बड़े घने घने जंगल के मैक्सिमम लाइट होते हैं उनके लीफ पे पड़ती है। और फिर लाइट क्या होती है, नीचे जो है वह सैडेड एरिया हो जाते हैं, यानी छाया रहती है, सिर्फ डायरेक्ट हाई इंटेंसिटी लाइट धूप नहीं आ पाती है। तो वहां पर जो उस फॉरेस्ट में छोटे छोटे जो प्लांट उस जंगल में होते हैं वो सैडेड प्लांट्स, तो वो प्लांट जो हर्ब एंड श्रब हैं वो प्लांट क्या हो गए, तो वो हो गए सोसियोफाइट। और जो लॉन्ग टॉल प्लांट हैं जो फॉरेस्ट में होते हैं वो क्या है, वो हेलियोफाइट। ओके, तो यहाँ पर ये दो चीजें जो है वो लाइट के लिए हम लोगों ने देखा। अब देखो यहाँ पर जो इस तरह से लाइट के हिसाब से दो अलग अलग प्लांट जो है वो देखने को हम लोगों को मिला। प्लांट में लाइट जो है, यानी प्लांट में लाइट जो है वो प्लांट फ्लावर के मूवमेंट के लिए या फ्लावर के मैचुरेशन, जो फ्लावर कंप्लीट खिलता है तो उसके लिए भी लाइट जो है इंपॉर्टेंट है, उसको फोटोपेरियोडिज्म हम लोग कहते हैं। यानी फोटो के पीरियड यानी लाइट के पीरियड के अकॉर्डिंगली भी प्लांट अलग अलग होते हैं। ये हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्लास चैप्टर में पढ़ा था। तो लाइट एक इम्पोर्टेंट रोल वहां भी रोल प्ले करता है, उस चीज को भी थोड़ा नोट डाउन करेंगे। Many plant also depends on sunlight देखिए तो क्या करें कि many plants also depends on plants depends on sunlight. Many plants also depends on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering it also affect growth, reproduction, movement, reproduction, movement and phenology. तो प्लांट में तो वह फोटोपेरियोडिज्म का बात जो है वो यानी फ्लावर के लिए। फिर आइए इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल। जैसे लाइट का इंपॉर्टेंस हम लोगों ने प्लांट के लिए देखा, उसी तरह लाइट का इंपॉर्टेंस एनिमल्स के लिए क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ
लाइट फॉर एनिमल्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल्स के लिए। देखिए जितने भी डायurnal एनिमल्स हैं उसमें, या सीजन के चेंज के लिए सीजनल ब्रीडर एनिमल्स होते हैं, तो सीजन कब चेंज होगा, जब लाइट का ड्यूरेशन चेंज होगा यानी सनलाइट की वजह से। तो ये सारी चीज जो डिपेंड है वो किस पे है, लाइट की वजह से। तो जितने भी डायurnal एनिमल्स हैं या सीजनल का जो चेंजेस है, सीजनल जो टेम्परेचर है जिसकी वजह से एनिमल्स की ब्रीडिंग, ये सारी चीज, या फॉर एजिंग ग्रोथ, ये सारा चीज जो है वो डिपेंड करता है। ओके, तो ये उस चीज को लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो कहते हैं मेनी एनिमल्स यूज डायurnal एंड सीजनल, many animals use diurnal and seasonal variation in light intensity and duration for foraging, reproductive and migratory activities। यानी साइबेरियन पक्षी क्या करते हैं, बहुत ठंडी होती है तो दूसरे प्लेस में जाते हैं, फिर समर यानी नॉर्मल टाइम में थोड़ा सा वापस आते हैं, तो माइग्रेटरी एक्टिविटीज हुआ वो। तो किसकी वजह से, टेम्परेचर का मतलब क्या, लाइट से। तो ये सारा चीज जो है वो रिप्रोडक्शन, फॉरेजिंग, माइग्रेटरी एक्टिविटीज, ये सब डिपेंड करता है। ओके, द एबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड the availability of light on land and is closely linked with temperature sun is ultimate source of all kind of energy on अर्थ। ओके, ऑन अर्थ। तो अर्थ पे सन जो है वो अल्टीमेटली सभी तरह के एनर्जी का सोर्स है वो। जैसे आप देखो डीप ओशियन, यानी डीप ओशियन का मतलब 500 मीटर से नीचे तक में भी, 500 मीटर डीप ओशियन, डेप्थ अबव 500 मीटर, the spectral quality ये नेक्स्ट पॉइंट है। डीप ओशियन में जैसे डीप ओशियन में अबव 500 मीटर तक में भी जो एनर्जी है वो क्या, सन के लाइट से हो रहा है। ओके, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ
the spectral quality of solar radiation is also important for life, is also important for life. The UV component of the UV component of the UV component of the spectrum is harmful to many organisms, harmful to organism. They are of three types. They are of three types. देखिए जो यूवी स्पेक्ट्रम है वो थ्री टाइप्स के हैं। ऐसे यूवी स्पेक्ट्रम यानी यूवी रे जो है वो हार्मफुल है, लेकिन उस यूवी रे में भी तीन कैटेगरी हैं, यूवी सी, यूवी बी और यूवी ए। यूवी ए जो है वो ठीक है, लेकिन यूवी सी जिसका वेवलेंथ काफी छोटा है वो बहुत हार्मफुल है। एंड यूवी बी जो है वो क्वाइट हार्मफुल है, ज्यादा नुकसान नहीं करता लिंक करता, लेकिन यूवी ए जो है वो ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर थ्री टाइप्स के कैटेगरी जो दिए हैं वो है, तो यहाँ पर एक हो गया, एक हो जाएगा यहाँ पर वेवलेंथ, और रे और उसका इफेक्ट। तीन कैटेगरी में किए हैं। तो पहले क्या कौन सा रे है, तो UVC, UVB एंड UVA तीन कैटेगरी के हैं। और वेवलेंथ उनका देखिए, एक का वेवलेंथ है 100 से 280 नैनोमीटर, 100 to 280 नैनोमीटर का इफेक्ट तो बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। फिर उसके बाद में हार्मफुल या लीथल, ठीक। उसके बाद में बी जिसका 280 से 320, 280 to 320 नैनोमीटर, और ये कैसा है, क्वाइट हार्मफुल। और UVA का 320 से 320 to 400 नैनोमीटर, और ये क्या है, तो मॉडरेटली हार्मफुल। बहुत ज्यादा नहीं, तो क्योंकि इसके वास्ते लगभग कहीं पर आपको 380 या कहीं पर 390 से फिर विजुअल लाइट जो है वो चालू हो जाता है, स्टार्ट होता है, ओके। तो वहां से फिर जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये काफी कम इफेक्ट, UVA जो है वो काफी कम नुकसान देता है, यानी लगभग बहुत कम। नेक्स्ट आइए बेटा, आप चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो UVC and about half of UVB radiation are UVC and about half of UVB radiation are absorbed by UVB radiation are absorbed by ओजोन, absorbed by ओजोन। ओजोन लेयर जो है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है।
हाफ ऑफ यूवी बी को और मैक्सिमम यूवी सी को, ठीक है, यानी वो रेंज जो दिए थे आपको उसके हिसाब से। तब तक थोड़ा सा मैं इंक डाल लूँ, हमारे मार्कर का इंक काफ़ी ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा आपको ध्यान दे करके ही चलना होगा जब तक मैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको इसकी आगे की बातें मैं लिखता हूँ। तो क्या कहता है कि यूवी सी और यूवी बी का आधा पार्ट, यानी उस रेंज का वो रेडिएशन जो है उसका जो वेवलेंथ है उसका मैक्सिमम पार्ट एब्जॉर्ब कर हो जाता है किसके द्वारा, तो ओजोन के द्वारा। ओजोन लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ओजोन लेयर ऑफ stratosphere. A large amount of the rest is a large amount of the rest is dissipated by particle of troposphere only a small amount reaches on earth. Only a small amount reaches on earth. तो इस अर्थ पे काफी कम अमाउंट में वो पहुंचता है। अब देखो मैरीन प्लांट, आपको ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बैक्टीरिया का चैप्टर हुआ होगा तब प्रोटिस्टा में, यानी कि जो जैसे यूग्लेनॉइड या डायटम्स के बारे में देखो तो प्रोटिस्टा में भी आपको आया होगा, यहाँ पर भी या ब्लू ग्रीन एल्गी में उनका कलर जो है वो ब्लू। तो डेप्थ तक के ओशियन के डेप्थ पार्ट में भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उस डेप्थ तक में जो लाइट पहुंचता है उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास पिगमेंटेशन होता है। तो उस लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो पिगमेंट चाहिए वो पिगमेंट उस ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है। आपको दो जगह आया होगा, फोटोसिंथेसिस में भी मैंने बताया होगा, ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, ठीक। तो फाइकोएरिथ्रिन यानी वह जो पिगमेंट है वह डेप्थ रीजन में भी यूवी रे के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, वो रेड कलर का होता है। तो वहां पर उस डेप्थ तक के पार्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वहां पर है तो ड्यू टू द उस पार्ट तक यूवी रे पहुंच रहा है जिसको एब्जॉर्ब करके वह फोटोसिंथेसिस करके सर्वाइवल बनाए रखता है। तो यहां पर वही चीज है। तो कहते हैं कि मैरीन प्लांट्स लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ ओशियन, मैरीन प्लांट living at different depth of the ocean, do not receive all the color component, do not receive all the color component of the visual spectrum The vertical and horizontal distribution of
horizontal, the vertical and horizontal distribution of red, green and brown algae, red, green and brown algae are limited in part by the availability of sunlight, by the availability of sunlight and therefore vary by depth. Latitude, sea condition and season. Latitude, sea condition and season. Red algae extend to the greatest depth extend to the greatest depth of light, containing region of ocean, light containing region of oceans, green algae which have pigment absorbing mostly blue and red wavelength, mostly blue and red wavelength that are diminished rapidly sea water found at soil-waste depth. तो देखिए क्या कहता मैंने कि रेड एल्गी डीपेस्ट सी वाटर में भी मिलता है हमें, क्योंकि उसके पास जो पिगमेंट है वो जिस डीप एरिया तक में, जिस डेप्थ तक के रेंज में जो लाइट पहुंचता है उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, लाइट को एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं तो अपना एनर्जी नहीं बना सकता है। तो लाइट को एब्जॉर्ब करना जरूरी काम है, तभी वो अपना खाना यानी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस करेगा दैट मीन्स कि वो खुद से खाना बना रहा है, दैट मीन्स उसका सर्वाइवल हो सकता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। तो उस डीपेस्ट पार्ट तक जो लाइट पहुंचता है, लाइट ऑब्जर्व करने के लिए इस रेड एल्गी के पास पिगमेंट होते हैं। ओके, तो डेप्थ पार्ट के लिए यहां पर है, कहता है द एसेसरी पिगमेंट ऑफ ब्राउन एल्गी, द एसेसरी
pigment of the accessory pigment of brown algae absorb intermediate wavelength of light therefore brown algae would be expected to be most abundant at intermediate depth. तो इंटरमीडिएट डेप्थ तक में मोस्ट अबंडेंट जो है वो ब्राउन एल्गी होते हैं। तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा लाइट का फैक्टर जो है वो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि लाइट कैसे कैसे एज ए फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। लाइट का प्लांट के ऊपर क्या रोल है, लाइट का एनिमल के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक अगर ओशियन में भी लाइट डेप्थ तक पहुंच रहा है तो वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पे लाइट पहुंचेगा तभी उस लाइट को एब्जॉर्ब करके वो ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइवल बना पाएगा। तो लाइट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अब चलिए एक हम लोग देखते हैं, देखिए एक डायग्राम में देता हूं। थोड़ा सा ये डायग्राम को और नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि सनलाइट मुझे दिखाना होगा तो इसके ऊपर करूंगा तो आपको नहीं दिखेगा।
देखिए, अब आपको अब ये डायग्राम समझ में मान लिया नहीं आ रहा है, वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। किसी भी नदी या लेक में जब आप जाते हैं तो एक बाइक एकदम खाई नहीं आती है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं गड्ढा उस तरह से बढ़ते चला जाता है। तो ये सॉइल वाला पार्ट है, यानी जैसे जैसे नीचे की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे सैलो एरिया आएगा, और कितना भी गड्ढा हो तो लास्ट के उसके नीचे के बेस में क्या होंगे, सॉइल होंगे, यानी बेस होगा उसका। अब लाइट जो है वो किस डेप्थ तक कैसे पहुंचता है, ये सारी चीजों को हम लोगों को यहां पर देखना है। ठीक है, ये देखिए लाइट आ रहा है, और चलिए कौन कौन से ये जोन हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन। और ये जो पार्ट हुआ कहां से कहां तक हुआ लिम्नेटिक जोन, तो ऊपर का जो सरफेस का ये जो पार्ट हुआ लिम्नेटिक जोन, और ये जो हुआ वह यूफोटिक, डिस्फोटिक, ये जो पार्ट हुआ वह है डिस्फोटिक, और ये प्रोफंडल जोन, और ये पार्ट हुआ बेंथिक जोन। ओके, और ये हो गया लिटोरल जोन। ये वाला पार्ट हो गया लिटोरल जोन। ठीक, ये सॉइल हो गया। तो लाइट देखो कैसे कैसे, तो यहां पर यूफोटिक डिस्फोटिक तक पहुंचा है, और इसी के जो पार्ट है उसका हम लोग नाम, तो जोनेशन इन डीप सी, फिगर जो है वह जोनेशन इन डीप सी, ए डीप लेक, लेक कर लीजिए, डीप लेक शोइंग ग्रेडियंट ऑफ, showing gradient of light and oxygen, showing gradient of light and oxygen, showing gradient of light and oxygen। ओके, अब आइए इसमें अलग अलग पार्ट, तो इनके नाम कुछ हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे लिटोरल जोन, लिटोरल जोन एक्सपोज टू वेव एक्शन, एक्सपोज टू वेव एक्शन एंड इट्स हाईली प्रोडक्टिव, and its highly productive। फिर लिम्नेटिक जोन,
open water body, open water body rich in planktons, rich in planktons। फिर नेक्स्ट में आइए यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन, यूफोटिक जोन receive maximum light above light compensation point, above light compensation point। Dysphotic zone, dysphotic zone, dysphotic zone receives diffuse light, receives diffuse light at or below light, at or below light compensation point, compensation point। Profundal zone, profundal zone no light, no light। and benthic zone, benthic zone it is bottom zone of bottom zone of perpetual darkness, perpetual darkness। ओके, तो यहां तक ये जो बातें हैं, जितने भी जोन के नाम थे सबका नाम दिया मैंने आपको, लिटोरल, लिम्नेटिक, यूफोटिक, डिस्फोटिक, प्रोफांडल एंड बेंथिक। बेंथिक जो है वो सबसे बॉटम जोन, मतलब लाइट तक हमारा पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लाइट के बाद में हम लोग को देखना है एक पार्ट सॉइल के बारे में, तो सॉइल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी लाइट तक की बातों को कंप्लीट कीजिए, आप लोग रिवीजन कीजिए इस टॉपिक को। देन आफ्टर मैं आपको कुछ सीख दूंगा या आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, तो आप उसको सॉल्व करेंगे, या आपके पास एमसीक्यू है तो आप उस कोई भी एमसीक्यू की बुक को आप अभी से जहाँ तक के पार्ट हुए हैं आप या सॉइल को कंप्लीट होने दीजिए। उसके बाद अभी तक तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है, उसके बाद एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर लीजिएगा। ओके, तो सॉइल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।